अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए और मैं उन्हें कहती हूँ कि लैब टेस्ट नहीं, आपका बायोफील्ड एनालिसिस होगा, आपका बायोफील्ड टेस्ट करेंगे, उसके बाद में आपका ट्रीटमेंट मैं बताऊंगी। तो थोड़ा सा शायद पेशेंट को भी हैरानी होगी कि ये क्या होता है, बायोफील्ड क्या होता है। बायोफील्ड होता है आपका एनर्जी इम्प्रिंट, and biofield is a terminology which is linked with energy medicine practice. Now, are you wondering what is energy medicine? Well, energy medicine is a practice of treating diseases which originated from traditional Chinese medicine. एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो आपके बायोफील्ड को देखते हैं, विच इज़ योर लाइक आई सेड एनर्जी इम्प्रिंट, और बेस्ड ऑन दैट उसमें क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रीटमेंट देते हैं। और उनका ये मानना है कि जब आपके बायोफील्ड्स यानी कि जो आपके एनर्जी फील्ड्स हैं, जब उन्हें हम करेक्शन कर देते हैं तो आपकी बीमारी का भी साथ ही साथ इलाज हो जाता है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मन में, है ना? Is it possible to treat a disease as serious as type 2 diabetes by just looking at the energy imprint of your body? शायद आप ये भी सोच रहे हैं कि is this energy medicine, is it even a legitimate medical practice or just a superstitious thought? Well, ऐसा लगता है कि energy medicine practice, it does have a credibility. The biofields that are treated by energy medicine practice have been recognized as a legitimate scientific term by the National Institutes of Health. Okay, I'll give you an example. एक टाइप 2 डायबिटीज का जो पेशेंट मेरे पास आया था, इफ आई एम एन एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर, तो मेरा ये मानना होगा कि इस पेशेंट के बायोफील्ड में डिस्टरबेंस है, और जिसकी वजह से जो बायोफील्ड है, इट इज नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट विद द ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज इन द बॉडी, और उसकी वजह से डायबिटीज हुई है। और डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए मुझे इनका बायोफील्ड को करेक्शन करना जरूरी होगा। आप सब जानते हैं, मैं एक लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूँ, एक culinary हेल्थ एजुकेटर हूँ। लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रैक्टिस में हम ट्रीट करते हैं 6 पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल, और जिनमें मेरा रोल मेनली कन्फाइंड होता है यूजुअली अप टू दीज 3 पिलर्स ऑफ न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इसके आगे आई थिंक अभी ये टाइम है कि हम जाने कि ये बायोफील्ड्स क्या होते हैं, एंड व्हाट डज इट टेक टू प्रैक्टिस एनर्जी मेडिसिन, एंड हाउ डज इट हील एग्जैक्टली। इसके लिए आज हमारे साथ एक एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर है। सो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग डॉक्टर सौरभ रंजन। ये एक मॉडर्न मेडिसिन क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया है कि ये एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिस करेंगे, और ही इज़ अ वेरी वेल नोन एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर। सो let's welcome him to the show. Hello, viewers. Today I'm honored to introduce Dr. Ranjan to you all. Dr. Ranjan likes to be called holistic energy medicine physician, but he did his MBBS from Maharashtra University of Health Sciences. He's certified in meditation and certified also as yoga instructor from Delhi University. And there is a list of achievements that Dr. Ranjan has. He has done a lot of social work. उन्होंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में बोला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट में ही हैज़ बीन अ रेगुलर स्पीकर। मेडिटेशन सेशन उन्होंने कंडक्ट किया है फॉर तिहाड़ जेल इनमेट्स, और इसके अलावा वो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में मेडिटेशन की शिक्षा देने के लिए भी जाते हैं। डॉक्टर रंजन, आपको आज यहाँ पे स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। Thank you very much. I am delighted. डॉक्टर रंजन से मेरी एसोसिएशन काफ़ी पुरानी है। 2022 में मैंने डॉक्टर रंजन का एक वेंचर है, उसमें आई स्पोक ऑन स्लीप, एंड सिंस देन वी हैव केप्ट इन टच, एंड हम लोगों ने कुछ एक चीज़ों पे साथ साथ काम भी किया है, एंड इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू वर्क विद यू डॉक्टर रंजन। और आज मेरे वेंचर में आप आए हैं, देयर इज़ अ रोल रिवर्सल, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करने में और आज आपको होस्ट करने में अपने प्लेटफॉर्म पे। तो डॉक्टर रंजन, हम लोग जैसा कि है आपको मालूम ही है कि हम लोग रैपिड फायर राउंड से शुरू करते हैं। तो अगर आप रेडी हैं तो हम रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं अपना। Yes. सो पहला सवाल,
अगर आपको पूरी जिंदगी बोला जाए कि एक ही रंग पहनना है तो वो कौन सा रंग होगा डॉक्टर साहब? येलो कलर, पीला रंग। ऐसा क्यों? हाँ, एनर्जी मेडिसिन में कई ब्रांचेज हैं और एक मेजर ब्रांच है TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियन। या तो यहाँ पर अलग डिफरेंट ऑर्गन्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स एसोसिएटेड हैं वो डिफरेंट कलर्स असाइन किए गए हैं। है। जैसे लीवर को ग्रीन कलर दिया गया है, हार्ट को रेड रेड कलर दिया गया है, स्प्लीन पैंक्रियाज को येलो कलर दिया गया है, लंग ब्राउन है, किडनी ब्लू और ब्लैक है। ओके। तो ये ऑर्गन में जो एनर्जी जाती है, हर एनर्जी साइकिल का अपनी लाइफ भी है। लीवर इज द बिगनिंग फेज, हार्ट सस्टेनिंग फेज, फायर, और फिर जो येलो कलर है जो मिड में है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल फेज होता है। ओके। तो अगर हम अपने लाइफ में येलो कलर के एक्सपोजर को बढ़ा दें तो ये हमारे लाइफ स्पैन को भी बढ़ा सकता है। चलो, ये आज एक नई चीज पता चली है। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे पेट्स होते हैं, कैन दे पिक अप हमारी एनर्जी को? क्या वो कर सकते हैं सेंस? यस, वेरी मच। और इस पे तो जो एनिमल एक्सपर्ट्स हैं, जो वेटनरी डॉक्टर हैं या एनिमल कम्युनिकेटर हैं, वो इस बात को फील जानते हैं। एनिमल हमारी एनर्जी को सेंस करते हैं। हमारे भीतर भी वो सेंसिंग एबिलिटीज़ है, लेकिन चूंकि हम बाहरी दुनिया में इतने ज़्यादा हैं कि हमारी वो एबिलिटी थोड़ी डाउन हो जाती है। लॉन्ग टर्म साधना से हम भी अपने इन्वायरमेंट के प्रति, लोगों के प्रति हम सेंसिटिव हो सकते हैं। पेट्स सेंसिटिव होते हैं। ओके। डॉक्टर साहब, अपनी एनर्जी कंजर्व करने के लिए, जैसे हमें अपनी हेल्थ कंजर्व करने के लिए जंक फूड को अवॉइड करना होता है, एनर्जी कंजर्व करने के लिए हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? हमें टीवी न्यूज़ से बचना चाहिए। ओह जो काफी जितने एडिक्टिव भी, होती है। हाँ, और एडिक्टिव होती है। और ज़्यादातर टीवी चैनल्स जो हैं वो आपको सच परोसने से ज़्यादा वो हाँ। अपने TRP बढ़ाने के इंटेंशन से अधिक होती है। तो बहुत चाहे फैक्ट ही हो, ट्रू फैक्ट हो, लेकिन उनको प्रेजेंट किस तरह से किया जा रहा है, कौन से वर्ड्स बोले जा रहे हैं जिससे आप एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस, एंगर, फियर, उसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए। और ये या इमोशन जब इन्वॉल्व होते हैं तो हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं, तो वो फिर एडिक्शन हो जाता है अगर हम कॉन्शियस ना हो तो हमें एज फार एज पॉसिबल हमें न्यूज़ चैनल को अवॉइड करना चाहिए। जिन्हें न्यूज़ में इंटरेस्ट है, लर्न टू रीड द न्यूज़, ब्लॉग से, सोशल मीडिया से या अखबार से हम न्यूज़ को पढ़ें, देखने की बजाय। ये तो बिल्कुल ही सच में जंक फूड ही हो गया ये हमारे एनर्जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो कौन सा शरीर का पार्ट है जिसे हमें टैप करना चाहिए? तो डॉक्टर साहब, जब गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज्यादा, तो कौन से पॉइंट को टैप करना चाहिए? एंगर इज वीकनेस ऑफ लीवर जी। हमारे बॉडी में जो एक वाइटल ऑर्गन है लीवर, लीवर की वीकनेस से हमारे शरीर में एंगर आता है। मेनली लीवर इज रिस्पॉन्सिबल। ओके। और 5 ऑर्गन की जो हमारी बॉडी में एक्सिस है, जिसमें साइक्लिकल एनर्जी घूमती है, उस लीवर के अपोजिट पे आ जाता है स्प्लीन पैंक्रियाज। तो अगर हम स्प्लीन पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं, स्प्लीन पैंक्रियाज अगर हमारा स्ट्रांग रहता है, तो फिर हम इसको मैनेज कर सकते हैं। SP21 साइड ऑफ द चेस्ट, आर्म पिट से 4-5 फिंगर बिलो, हम इस एरिया में अपने टैप करें अपने पाम से, पाम का एरिया, फिंगर्स, हमारे जो 4 फिंगर हैं उससे हम हम्म। साइड ऑफ द चेस्ट को हम टैप करें, तो ये स्प्लीन SP21 को एक्टिवेट करता है, स्प्लीन को एक्टिवेट करता है, और ये गुस्से को कंट्रोल करने में हेल्पफुल हो सकता है। लेफ्ट साइड पे टैप करना है डॉक्टर साहब या राइट साइड पे करते हैं? स्प्लीन इज ऑन लेफ्ट साइड, सो लेफ्ट साइड इज मोर हाँ। इम्पॉर्टेंट।
लेकिन एनर्जी दोनों तरफ जाती है तो हम दोनों तरफ कर सकते हैं। ओके, ठीक है डॉक्टर साहब, एक शब्द में आपको अगर चक्रा बोलें डिस्क्राइब करने के लिए कि क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे उसके लिए? चक्रास आर जंक्शन। अगर हम रोड का मैप या ट्रेन का मैप देखें तो जगह जगह पे जंक्शंस आते हैं, चौराहा हम्म। आता है। तो जो हमारे शरीर में जो एनर्जी की मेरिडियंस हैं, नाड़ियां हैं, उनके जो जंक्शंस हैं वो चक्रास हैं। अगर ये हेल्दी हैं तो ये सिमेट्रिकल होते हैं। अगर ये ओके। हेल्दी नहीं हो तो ये फिर डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर हमें हमारे शरीर में बीमारियां आने लग जाती हैं। और मेरिडियंस क्या है एनर्जी, डॉक्टर साहब? अभी आपने मेंशन किया मेरिडियंस। मेरिडियंस आर दो सटल सूक्ष्म चैनल जिसमें एनर्जी बह रही है। ओके। खून बहता है, वो आर्टरी और वेन है। जिसमें हमारे ब्रेन सिग्नल्स, न्यूरॉन सिग्नल्स जानते हैं, वो न्यूरॉन्स हैं। और हम्म। जिसमें एनर्जी बहती है वो मेरिडियन है। तो आर दीज विजिबल ऑर्गन्स, जैसे आर्टरीज एंड ब्लड वेसल्स कोई भी हमें दिखती हैं, न्यूरॉन्स हमें दिखते हैं, सो आर मेरिडियंस विजिबल और ओनली परसेप्टेबल? ये अभी तक ऐसा कोई मशीन या गैजेट नहीं है। नेकेड आई से तो हम नहीं, बिल्कुल ही नहीं देख सकते हैं। और अभी हम गैजेट से भी इसे नहीं देख सकते हैं। ये क्लेरवॉयंट इन्वेस्टिगेशन से 1000 साल पहले ऋषियों मुनियों ने इसे पहचाना। और जो उन्होंने जो नेटवर्क बता दिए हैं और उस पर जब हम काम करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं। तो अच्छा। चूंकि रिजल्ट्स आ रहे हैं तो अब तो परंपरा के जो नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है लिटरेचर से, बुक से, और डिफरेंट टीचर और डिसाइपल से, तो उससे जो नॉलेज है उसमें हम एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर के द्वारा मेडियन पॉइंट्स पे, ची पॉइंट्स पे हम काम करते हैं, रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन ये दिखते नहीं है। और अभी तक कोई मशीन के द्वारा प्रॉपर, मतलब कुछ लिमिटेड स्टडीज हैं जिसमें ये थोड़े बहुत इसके प्रमाण आते हैं, लेकिन पुख्ता प्रमाण इसके नहीं है। ओके, ठीक है। और डॉक्टर साहब, एक हमने देखा है अर्थिंग, लोग घास पे चलते हैं मॉर्निंग में अपना फुटवेयर उतार के बेयर फुट, तो डज इट वर्क? यस, इट वर्क्स। इस पे बल्कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी अवेलेबल है। ओके। टीसीएम में, एनर्जी मेडिसिन में यह बात आती है कि ऊपर सूरज है, नीचे पृथ्वी है और बीच में हम हैं। तो हमारी हम्म। बॉडी में सन की एनर्जी है, हमारी बॉडी में अर्थ की एनर्जी है, और दोनों ही एनर्जी हमें चाहिए। तो जब हम बेयर फुट होते हैं ग्राउंड पे या ग्रास पे, तो हमें अर्थ की एनर्जी मिलती है, और ये बहुत नरिशिंग और बहुत ज़रूरी होती है। ओके। तो आइडियली हर दिन कम से कम 10 मिनट के लिए हम अपने आप को अर्थ से, प्लांट से एक्सपोज करें। अगर एवरीडे पॉसिबल नहीं हो तो एटलीस्ट अल्टरनेट डे पर लगभग 3 दिन 4 दिन हम जरूर अपने आप को अर्थ से एक्सपोज करें। अगर हम वो नहीं करते हैं तो एनर्जी मेडिसिन के अनुसार आपका हेल्थ कभी ना कभी डिटेरियोरेट होगा। डॉक्टर साहब, कई लोग होते हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, उन लोगों के लिए शायद नीचे जाना बार बार पॉसिबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, या वहीं जाना है, नीचे जा करके ही करना है? आइडियल तो वही है कि हम थोड़ा सा नीचे उतरें, थोड़ा पार्क में थोड़ा टहलें, है ना। प्रकृति के साथ रहना जो है वो हमें, फॉरेस्ट बेदिंग के कंसेप्ट भी हैं कि जी प्लांट्स जो जी। हैं वो हमारे फ्री रेडिकल्स को वो स्लो डाउन करते हैं और उसको एक्टिव नहीं हम्म। होने देते। तो हाँ हाँ। प्लांट्स से बहुत सारे फायदे हैं। तो ग्राउंडिंग भी हमें साथ साथ बेनिफिट मिल जाता है अगर हम कम से कम 10 मिनट डेली बेसिस पे, हम आधे घंटे समय भी बिता सकते हैं, हम प्लांट्स के साथ, नेचर के साथ रहते हैं तो। वैसे अ, ऐसे प्रयोग चल रहे हैं जहाँ पे कॉपर वायर जो है वो उसके मैट्स आपके जो वर्क टेबल है, स्टडी टेबल है, उसके नीचे आप लगा सकते हैं, और वो कॉपर वायर जमीन से जुड़ा हुआ होगा, एक एक अलग सा कनेक्शन। तो ओके। ऐसा पाया गया है कि काफ़ी हद तक वो ग्राउंडिंग के पर्पस को फुलफिल कर देता है। लेकिन हम उतने अरेंजमेंट अगर ना कर पाए तो, मतलब ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कन्वीनियंट है कि हम अल्टरनेट डे पर हम पार्क में जरूर चले जाया करें। थोड़ा ठीक है। सा समय निकालें, हाफ एन आवर के मतलब लिए अपने आप के लिए। इररिप्लेसेबल है ये हैबिट, यस। ओके, दिस एक्टिविटी।
ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे शरीर में जैसे आपने बताया एनर्जी चक्रास हैं, मेरिडियंस हैं। सो द मोस्ट पावरफुल एनर्जी स्पॉट कौन सा है हमारे पूरे बॉडी में? अब देखिए क्या है यहाँ पे, आजकल की ज़रूरतों के अनुसार मैं यहाँ पर पावर को डिस्क्राइब करूँगा। हमारे शरीर में कई सारे पॉइंट्स हैं। तो एनर्जी मेडिसिन में, टीसीएम में, हमारी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नाभि से नीचे लोअर पार्ट, लोअर जियाओ, नाभि और हार्ट के बीच में मिडिल जियाओ, और हार्ट से ऊपर हेड के रीजन में अपर जियाओ। जियाओ इज अ एनर्जी एरिया। तो आज के ज़माने, आजकल के मॉडर्न एज में है कि स्ट्रेस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। तो अगर हम जितने लोअर जियाओं में रहते हैं, अगर हम नाभि से, पेट से सांस लेते हैं, तो वो ज़्यादा हमारे लिए रिलैक्सिंग और रिजुविनेटिंग होगा, हीलिंग होगा। तो इसलिए लोअर जियाओ, नाभि का एरिया, नाभि से नीचे हारा का एरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हारा भारतीय परंपरा का, योग की परंपरा का कंसेप्ट है। नाभि से नीचे एक एनर्जी का रिजर्वायर होता है और यहाँ पर बहुत ऊर्जा होती है। हम अपनी हर एक सांस को, हारा को फील करते हुए ले सकते हैं। हमारी श्वास नाभि तक, पेट तक जाती है, तो हारा को वो टच करती रहती है, तो हारा से हम एनर्जी लेते रहते हैं, हारा एक्टिव रहता है। डॉक्टर साहब, जैसे ऐसे सुनने में आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, एल्डर्स घर में बोलते हैं कि जो खाना बना रहा होता है उसका मनस्थिति क्या होता है, उससे खाने के न्यूट्रिटिव वैल्यू पे फर्क पड़ता है। तो हालांकि साइंस इस बात को शायद नहीं मानता है, लेकिन क्या अकॉर्डिंग टू एनर्जी मेडिसिन प्रिंसिपल्स क्या ये सच बात है? ये पूरी तरह से सच बात है। अच्छा। जो व्यक्ति भोजन बना रहा हो, उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशन अननोइंगली भोजन में ट्रांसफर होते हैं। इसलिए मैं जिस स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से बिलोंग करता हूँ, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, वहाँ पे एक रिकमेंडेशन ये भी है कि जो फूड बनाने वाली घर की महिला हो, या पुरुष भी बना सकते हैं, वो मेडिटेटर हो। तो अच्छा। सभी फैमिली मेंबर को, चाहे वो मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हो या कर भी रहे हो, तो उनको मेडिटेटिव फूड मिलेगा, राइट। कॉन्शियस फूड मिलेगा। तो बुद्धा फूड इसे बोला जाता है, कि मतलब फूड कुक्ड बाय ए मेडिटेटर। ओके। नाइस। डॉक्टर साहब, सोने से पहले अपनी एनर्जी क्लियर करने के लिए कोई रिचुअल है, कुछ करना चाहिए? देखिए, अभी हम नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में समर शुरू हो चुका है। सही, सबसे इजी तो ये है समर टाइम में कि हम स्नान कर लें। ओके। तो हमारे शरीर में 70% वाटर होता है, और हम्म। वाटर की एक टेंडेंसी ये भी है कि वो एनर्जी को डिसॉल्व करता है। हम्म। जो भी हम बाहर गए हैं, और जो हमने बाजार से, मार्केट से, अलग अलग लोग, जो अननोइंगली जो एनर्जी हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर आ जाती है, पानी से हम जब स्नान करते हैं तो वो एनर्जी डिसॉल्व हो जाती है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी या नेसेसरी एनर्जी होगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी। सबसे इजी तरीका वो है। अगर हम स्नान नहीं कर सकते, खासकर विंटर में, विंटर में भी वैसे स्नान किया जा सकता है गर्म पानी से। हम्म। आ, लेकिन अगर जिन लोगों को मतलब ऐसी कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हैं कि स्नान की सुविधा ना हो, समय कम है, तो हम एक दूसरी तरह एक मेथड और कर सकते हैं, योग निद्रा का अभ्यास। ओके। इनफैक्ट अगर पर्याप्त समय हो तो हम दोनों भी कर सकते हैं। हम स्नान कर लें, स्नान के बाद फिर हम योग निद्रा कर लें। योग निद्रा जो है वो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन का एक प्रोसेस होता है, और उसके बेसिक वर्जन में 20 मिनट का लगभग समय लगता है। बॉडी के एक एक पार्ट्स को रिलैक्स किया जाता है। तो जब हम रिलैक्स कर लेते हैं, जो दिन भर की जो थकान है, दिन भर का जो तनाव है, वो हमारे माइंड में से होता हुआ हमारे मसल्स में जाता है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो जब हम योग निद्रा में अपने मसल्स को, बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते हैं, तो वो तनाव रिलीज हो जाता है। ओके। तो हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। तो दिस इज टू गुड प्रैक्टिस जो हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हमारा रैपिड फायर था, इतना सारा इंटरेस्टिंग आपने इंफॉर्मेशन शेयर किया कि ये एक्चुअली एग्जैक्टली रैपिड फायर रहा नहीं था। और इस दौरान में मैं यही सोच रही थी कि आप एक मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर हैं। तो ऐसा क्या हुआ था? कोई इवेंट हुआ था? हाउ डिड यू गेट इंट्रोड्यूस टू एनर्जी मेडिसिन एंड व्हाई डिड यू मेक दिस स्विच? आपको क्या हुआ था साथ में? अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। मतलब कि मॉडर्न मेडिसिन, फिजिशियन से पहले तो मैं एक इंसान हूँ, एक भारतीय इंसान हूँ।
और मैं गांव से बिलोंग करता हूँ ओरिजिनली। बचपन गांव में निकला, और गांव में ये ऐसा प्रैक्टिस है कि जो घरेलू इलाज है उसको थोड़ा ज़्यादा अपनाते हैं। और जब मैं एमबीबीएस के बाद, जब मैं जूनियर रेसिडेंट के रूप में दिल्ली गवर्नमेंट के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जॉब मैंने किया कर रहा था, और मैंने एडहॉक बेसिस पे ही जॉब अलग अलग हॉस्पिटल में मैंने किए, तो मैंने ये पैटर्न नोटिस किया, जो आपको ही पता होगा, कि ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, वो 2 वीक की मेडिसिन लेते हैं, और हर 2 वीक पे फिर मेडिसिन रिपीट होती रहती है। बहुत सारे पेशेंट का ये रूटीन बन जाता है कि उनको मेडिसिन लेनी है। एथराइटिस है, पेन की दवा हम्म। लंबे समय तक चलते रहेगी, है ना। तो मेरे मन में ऐसा क्वेश्चन भीतर से आता था कि ये इलाज तो नहीं हुआ प्रॉपर, कि हम डिजीज को प्रॉपरली हम रूल आउट, हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट हम सिम्टम मैनेज कर रहे हैं। तो क्या कोई इसका कुछ तरीका हो सकता है क्या? तो एक सर्च मेरे भीतर एक जारी थी, और ये करते करते सबसे पहले मेरे पास साइकोसोमेटिसिटी की बुक यू कैन हील योर लाइफ पहुंची। फिर मैंने एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर को एक्सप्लोर किया, और फिर स्पिरिचुअल साइकोथेरेपेटिक के कई सारे मेथड्स मुझे लाइफ में सीखने को मिले। ओके। तो एक्यूपंक्चर भी मैंने सीखा, तो ट्रायल बेसिस पे सुजोक और एक्यूपंक्चर के मैंने जब डिफरेंट पेशेंट्स पे किए तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो फिर मुझे जब लगा कि जब हम अफर्मेशन से, जब हम सुजोक से, जब हम एक्यूपंक्चर से, जब हम अच्छा रिजल्ट्स ले सकते हैं, तो क्यों ना इसको ही लेकर इलाज किया जाए, और मेडिसिन पे जितनी डिपेंडेंसी हमारी कम हो सके उतना बेहतर है। सही है डॉक्टर साहब। आप जब मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर, एज अ मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आप ब्लड टेस्ट कराते थे पेशेंट्स का, उन्हें एक्सरे वगैरह जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं, स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, आप वो यूज़ करते थे। नाउ एज एज एन एनर्जी, आई मीन नाउ एज एन एनर्जी मेडिसिन फिजिशियन, आपका इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं? या। देखिए, एक तो देखिए, क्लिनिकल मेडिसिन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कि पेशेंट खुद अपने सिम्टम्स डिस्क्राइब कर देता है कि उसको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम है, उससे हम चक्रास समझ जाते हैं कि कौन से चक्रास पेशेंट के अफेक्टेड हैं, और उस चक्रास पे फिर हम काम करते हैं। तो पेशेंट्स का वर्ड, हमारा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ही सबसे मेन टूल होता है फॉर डायग्नोसिस। लेकिन फिर भी जहाँ पर हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, तो ऑरा मेजरिंग डिवाइस होते हैं, कॉपर वायर होता है, जिसके माध्यम से हम ऑरा को मेजर कर सकते हैं। किलियन फोटोग्राफी भी आई है, जो पूरी तरह से साइंटिफिक कम्युनिटी से तो एक्सेप्टेड नहीं है समहाउ अभी तक, लेकिन फिर भी काफ़ी उसका एक्सेप्टेंस है। तो किलियन फोटोग्राफी के द्वारा भी हम चक्रा के प्लेसमेंट्स को, उसकी सिमेट्री को, उसके कलर्स को हम देख सकते हैं, और बहुत बार देखते भी हैं। तो ऑरा मेजरिंग डिवाइस एंड चक्रा के फोटोग्राफ्स जीडीवी कैमरा के द्वारा, किलियन फोटोग्राफी के द्वारा जो है, हम उससे एनर्जी को मेजर करते हैं। इज इट पॉसिबल चक्रा का पिक्चर लेना? यस, पॉसिबल है। तो ये दिस इज समथिंग न्यू टू मी। और डॉक्टर साहब, जैसे एनर्जी मेडिसिन में एक कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, या एनर्जी को क्लियर करना है, प्योरीफाई करना है। तो ये एनर्जी अगर ड्रेन आउट होती है, तो पता कैसे चलता है फिर? हम थक जाते हैं, हम हमें लगता है कि अब हमें आराम करने की ज़रूरत है, सोने की ज़रूरत है, अब और मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा, आज मुझे अब नींद आ रही है ना। तो ये अच्छा। डे बेसिस पे होता है। अगर ये फ्रिक्वेंट बेसिस पे होता है तो हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, हमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, कोल्ड कफ हो जाता है, फीवर हो जाता है, मौसम बदलता है तो हम ज़्यादा बीमार होते हैं, अगर हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है तो। डॉक्टर साहब, फ्लावर थेरेपी इज अ लेजिट साइंस, वो भी, यस, इज इट अ एंड पार्ट ऑफ देन एनर्जी मेडिसिन? यस, इट इज़ पार्ट ऑफ एनर्जी मेडिसिन। डॉक्टर साहब, हेडेक के लिए कोई फ्लावर थेरेपी में कोई सजेशन है? यस, हाँ, हेडेक के लिए सबसे अच्छा फूल है लोटस फ्लावर। और ओके। बल्कि
हेडेक के मामले में तो मैंने ये पाया है कि एस्प्रिन जितना देर में काम करता है, वैगस ब्रीदिंग प्लस लोटस फ्लावर भी उतनी जल्दी ही काम कर देता है। अगर हम वैगस ब्रीदिंग, एक पार्टिकुलर ब्रीदिंग मेथड है, उसे हम हम्म। करते हैं, जिसमें हम गहरी सांस लेते हैं और आपको एक्सेल करना होता है जैसे आप एक कैंडल को ब्लो कर रहे हो। ऐसा हम आंख बंद करके 5 बार करते हैं। तो जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो ये वैगस नर्व को, जो पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उसे एक्टिवेट करता है और इससे इंस्टेंट रिलैक्सेशन आता है। इंस्टेंट रिलैक्सेशन हेडेक के मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये वैगस ब्रीदिंग 5 to 10 टाइम्स करते हुए हम लोटस फ्लावर को देखते हैं, लोटस फ्लावर के पास बैठते हैं, उसकी एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो बहुत जल्दी हेडेक जो है वो ठीक हो जाता है। तो आइडियल है कि हम लोटस फ्लावर के पास जाएं। आप पास्ट में जब लोटस फ्लावर के को कभी आपने देखा है, उसे याद करते हैं, तो भी उसका इफेक्ट आए थोड़ा थोड़ा आने लग जाता है। ओह, तो वाह। ये बात सिर्फ लोटस फ्लावर के लिए सही है या कोई भी फ्लावर चलेगा विद वेगल ब्रीदिंग, अगर हम कंबाइन करते हैं दोनों को तो? आइडियल इज लोटस फ्लावर। ओके। लोटस फ्लावर नहीं हो तो फिर डिक्रीजिंग सिग्निफिकेंस में मैरीगोल्ड फ्लावर काम कर सकता है, रोज फ्लावर काम कर सकता है, सनफ्लावर काम कर सकता है, हिबिस्कस फ्लावर काम कर सकता है, बट इन डिक्रीजिंग इफिकेसी हाँ, लोटस इज द एक्चुअली हाईएस्ट। इसीलिए शायद हमारे यहाँ जो ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते हैं उनमें मैरीगोल्ड एंड रोजेस इनको यूज किया जाता है, तो हो सकता है यही कुछ इसी तरह का कनेक्ट हो उससे। यही कारण। या डॉक्टर साहब, जब मैं एनर्जी मेडिसिन का इस सेशन की तैयारी कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया था, तो उसमें मैंने देखा काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे स्पीक अबाउट टैपिंग और ईएफटी कहते हैं। सो ईएफटी का मतलब इमोशनल फ्रीडम टेक्निक होता है। यस, तो ये क्या मतलब, इसके पीछे भी कोई साइंस है? और जब हम टैप यस, यस। करते हैं तो होता क्या है उससे? क्यों असर करता है ये? मतलब व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? इसका डॉक्ट्रिन क्या है? देखिए, इसके पीछे क्या है कि जो हमारे शरीर में डिफरेंट नाड़ियां हैं, और नाड़ियों के भी टाइप्स हैं। मोटा मोटा टाइप है, डिवीजन है इन एंड यांग। जो इन एनर्जी मतलब जो पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ी हुई है, और यांग एनर्जी जो सन की सोलर एनर्जी से जुड़ी हुई है। तो ये दो मेजर डिवीजन है। तो जब हम ईएफटी टैपिंग करते हैं अपने फेस पे, अपने अपर चेस्ट पे, साइड ऑफ द चेस्ट पे, ये ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स हैं। वैसे हम Okay. अपनी बॉडी में कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल ईएफटी है, जो पॉपुलर वर्जन ऑफ ईएफटी है, उसमें फेस और अपर चेस्ट का और साइड ऑफ द चेस्ट का और पाम का यूज किया जाता है। तो ओके। इन और यांग के डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हुए, जो इमोशन डिस्टर्ब कर रहा हो उसका अपोजिट का इमोशंस बोलते हैं, और टैपिंग भी कर रहे हैं, हम उस इमोशन को ही बोल रहे हैं। जैसे कोई अगर एंजाइटी फील कर रहा हो, तो ट्रेडिशनल ईएफटी में लॉन्ग सेंटेंस यूज होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव ईएफटी होता है जिसमें शॉर्टर वर्जन यूज होते हैं, और मैं पॉजिटिव ईएफटी को प्रैक्टिस करता हूँ। ओके। आई एम रिलैक्सिंग, आई हम्म। एम रिलैक्सिंग। जो हम्म। ट्रेडिशनल ईएफटी है उसमें पहले एक्नॉलेज करते हैं, दो आई एम फीलिंग एंसियस बट आई चूज टू रिलैक्स, ओह। आई एम रिलैक्सिंग। ओके। या तो वो जो इमोशन के स्टेटमेंट हम बोलते हैं, वो इमोशन ट्रिगर होने लग जाता है, और फिर वो हमारा कांस्टेंट स्टेट बन जाता है। और डॉक्टर साहब, मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस में ऐसा माना जाता है कि इफ़ यू आर टैपिंग एन एरिया तो वहाँ पे ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है। तो जो आप बता रहे हैं सारे रिलैक्सेशन एंड बाकी सारे इफ़ेक्ट्स, आर दीज रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट इन ब्लड सर्कुलेशन ऑल्सो, या ये कुछ एनर्जी मेडिसिन की रेल्म में इसका एक्सप्लेनेशन कुछ और है? दोनों ही है। ओके। ब्लड फ्लो, फ्लो ऑफ एनर्जी, हमारा जो इंटेंशन है, या जो पहले से प्री डिफाइंड मेरिडियन ट्रैक्ट है, उसके अलोंग एनर्जी बहती है, और जिस डायरेक्शन में, जिस ट्रैक पे एनर्जी बह रही हो, उसको ब्लड फॉलो करता है। ब्लड फॉलोज द ची, दैट इज एनर्जी। ओके। तो ब्लड सर्कुलेशन
एक्टिव हो जाता है जब हम टैपिंग करते हैं या एक्यूप्रेशर पॉइंट से मसाज करते हैं। तो ब्लड वाला पॉइंट भी सही है और एनर्जी वाली बात भी सही है। ओके, कि ये चक्रा सिस्टम होता क्या है और इनकी कहाँ लोकेशन होती है, कहाँ पे मौजूद है ये? देखिए, लोकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके फंक्शन, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ऑफ चक्रास इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लोकेशन, एनाटॉमी ऑफ चक्रा। एनीवे, जो डिफरेंट चक्रास हैं वो हमारे डिफरेंट हार्मोनल ग्लैंड्स एंड न्यूरोप्लेक्सस, न्यूरॉन प्लेक्सस को ये रेगुलेट करता है। जो सबसे नीचे से जो पहला चक्र है, रूट चक्रा, वो हमारे हमारी बॉडी में जो हमारे स्पाइनल नर्व का जो सबसे लास्ट पॉइंट है उस उससे कोरिलेटेड है। और ये बोन के फंक्शंस को, हमारे लेग्स के फंक्शंस को कोरिलेट करता है, हमारे बैलेंस को रेगुलेट करता है। जिन लोगों में बैलेंस का इशू होता है वहाँ पर है कि रूट चक्रा समहाउ इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो वो पर्सन बैलेंस नहीं रख पा रहा है। रूट चक्रा से ऊपर है सैक्रल प्लेक्सस, हिंदी में स्वादिष्ठान चक्रा बोलते हैं। ये दोनों किडनी के बीच में होता है, तो ये किडनी को और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल में और फीमेल में जो अलग अलग हैं उन सभी को स्वादिष्ठान चक्र रेगुलेट करता है। और चूंकि ये बहुत आसपास हैं, तो कुछ कभी कभी कुछ मामलों में थोड़े एक मतलब दूसरे चक्रास का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। मैं ये थोड़ा एक मेजर इन्फ्लुएंस बता रहा हूँ, थोड़ा सा माइनर इन्फ्लुएंस दूसरे चक्रास का भी हो सकता है। सोलर प्लेक्सस थर्ड चक्र आ जाता है हमारा नाभि, और नाभि से तो ऊपर जठर, स्टमक को हिंदी में बोलते हैं जठर। तो स्टमक जठर में होती है जठराग्नि, अग्नि, फायर एलिमेंट। सोलर प्लेक्सस में, मणिपुर चक्र में फायर एलिमेंट है। ये हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे पैंक्रियाज को, हमारे लीवर को ये रेगुलेट करता है। हमारा हाँ। डाइजेस्टिव फंक्शन वो सोलर प्लेक्सस के द्वारा रेगुलेट होता है। सोलर प्लेक्सस से ऊपर है हार्ट चक्रा। तो हार्ट चक्रा हार्ट ऑर्गन को और हार्ट से के साथ साथ ब्लड के मूवमेंट को, ब्लड के फंक्शंस को और लंग्स को रेगुलेट करता है। हार्ट से ऊपर है हमारा विशुद्धि चक्रा, थ्रोट चक्रा, और यहाँ पे है हमारा थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई के शेप का। तो थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो विशुद्धि चक्रा, थ्रोट चक्रा के सुपरविजन में, कंट्रोल में होता है। जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनमें जब हम विशुद्धि चक्रा पर काम करते हैं तो ऐसे रिपोर्टेड केस हैं जहाँ पे थायराइड फंक्शन उनका नॉर्मल हो जाता है, थायराइड T3 T4 नॉर्मल हो जाते हैं। विशुद्धि चक्रा से ऊपर है आज्ञा चक्र, थर्ड आई रीजन। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड, और वो थर्ड आई के द्वारा रेगुलेट होता है। थर्ड आई उससे कोरिलेट होता है, दोनों आंखों के बीच में, लेकिन थोड़ी गहराई में। हमें 3 डायमेंशन में अपने बॉडी को समझना होगा, और जो सेंटर होगा इस रीजन का, वहाँ पर ये थर्ड आई चक्रा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ। और थर्ड आई से ऊपर जो हमारा क्राउन है ये पीनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है। तो ब्रेन के फंक्शंस को क्राउन एंड थर्ड आई ये दोनों रेगुलेट करते हैं। वैसे जो लोग जिनमें ब्रेन का कोई इशू हो, कोई नर्व का कोई इशू हो, मेंटल हेल्थ का कोई इशू हो, तो वहाँ पे हम इन दो चक्रास को स्टिमुलेट करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट देखे गए हैं। चक्रास ओके। आर वेरी पावरफुल मोडालिटी। जब हम इन पे काम करते हैं तो बहुत अच्छी हीलिंग होती है। और ये हमें 3 डायमेंशन में समझना चाहिए, ये सरफेस पे नहीं है, ये स्पाइन का नहीं है, ये हमारे, अगर हम क्राउन से अगर हम एक धागा लटकाएं तो जैसे जैसे वो बीच में जाएगा हम समझें कि कुछ उस लाइन में चक्रास है। और ये 3 डायमेंशन में है, तो जैसे बॉल है, क्रिकेट का बॉल या फुटबॉल, तो वैसा हम उसको समझें कि ये गोला है, एनर्जी का गोला, व्हील, बॉल ऑफ एनर्जी। ओके। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि जो थायराइड ग्लैंड के पास में जो चक्र है हमारा,
अगर हम उस चक्र पे काम करते हैं तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन इम्प्रूव होता है। तो इससे क्या मतलब था, किस तरह से काम किया जाता है चक्र के ऊपर? तो जैसे कि अगर कोई हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट है तो उस पे किस तरह से हम उसको एक्टिवेट करें? थायराइड चक्रा थ्रोट चक्रा पे हम कई तरीके से काम कर सकते हैं। जो मेरा फेवरेट मेथड है, जो मुझे लगा कि हाँ ये इजी है, कन्वीनियंट है और वर्क करता है, वो है फ्लावर के साथ टाइम स्पेंड करके चक्रास को हील करना। तो ओके। हमारे विशुद्धि चक्रा थ्रोट चक्रा से जुड़ा हुआ फ्लावर है अपराजिता, शंखपुष्पी, हाँ। जो वाइट फ्लावर और उसके ऊपर ब्लू हम्म। होते हैं। हम्म। और टुलिप फ्लावर भी, लेकिन टुलिप फ्लावर थोड़े से लिमिटेड रीजन में मिलता है। या। लेकिन अपराजिता तो काफ़ी इजीली अवेलेबल प्लांट है। हम्म। तो अपराजिता के फूलों के पास जब हम बैठते हैं, उस फूल को देखते हैं, उस फूल की एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा भाव से, इंटेंशन से, और थोड़ा सा मेडिटेट करते हैं, तो जो अपराजिता फूल की एनर्जी है वो थायराइड ग्लैंड को नॉर्मल कर देती है। और ऐसे मेरे पास कई सारे केसेस हैं जहाँ पे उनका थायराइड फंक्शन नॉर्मल हो गया, क्योंकि थायराइड की मेडिकेशंस बंद हो गई, क्योंकि रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओह, नाइस। डॉक्टर साहब, थोड़े से एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, वो काफ़ी एक्साइटेड थे आपके सेशन के लिए। तो उन लोगों के कुछ एक कॉमन कंप्लेंट्स थे, कुछ एक कॉमन प्रॉब्लम्स थे, तो वो आपसे सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो एक तो ये है कि जैसे दिन के टाइम पे 3 बजे के आसपास एकदम से आपको लगता है कि बहुत डाउन हो गई है, एनर्जी ड्रेन आउट फील होता है, जिसे कहते हैं आफ्टरनून स्लम्प। तो उससे उबरने का कोई तरीका है? जी, बिल्कुल तरीका है। देखिए, एक तो देखिए नैप एक अच्छी प्रैक्टिस है। जिन लोगों के पास ऐसी फिजिबिलिटी हो कि वो 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का नैप ले सकते हैं, तो वो नैप ले लेना चाहिए, अगर कंफर्टेबल है तो, क्योंकि एक मिनी रेस्ट हेल्पफुल होता है। लेकिन हर एक प्रोफेशन में, हर एक फील्ड के लोगों के पास वो लिबर्टी नहीं होती कि वो नैप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए यहाँ पे GV20 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, एक्यूपंक्चर पॉइंट। बा हुई इसको इसका क्लासिकल नाम है। ओके। तो इससे बाय हुई GV20 को हम टैप करते हैं। तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं भी है। मतलब हम जस्ट अपने हाथ को सिर के ऊपर ऐसे ले जाएं और इस रीजन को ऐसे हम करें। तो कभी भी किसी भी इंसान को नींद आ रही हो, आप इस तरह से अगर उसके GV20 एरिया को स्टिमुलेट करते हैं, तो तुरंत आप पाएंगे 2 मिनट में वो बंदा अलर्ट हो जाता है, नींद उसकी भाग जाती है। कभी कभी दोपहर बट में तो दिस नींद आती है। जी 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 डॉक्टर साहब। बट दिस इज शॉर्ट टर्म मेजर। जो बॉडी को जो रेस्ट चाहिए, नींद चाहिए, वो तो हाँ। देना ही है। हमें अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है, डीप स्लीप, प्रॉपर स्लीप लेनी है, ताकि बॉडी को ऐसे और टाइम पे उसको नींद ना आए। यस, एक्चुअली 20 to 30 minutes डे टाइम नैप जो है वो तो इट हैज़ बीन लिंक्ड विद गुड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सम डिग्री ऑफ लॉन्जेविटी ऑल्सो। तो ये तो बात है। अब मैं डॉक्टर साहब उस समय ये बता रही थी कि कुछ लोगों को दोपहर में तो बहुत नींद आती है लेकिन रात में नींद नहीं आती, बिकॉज एकदम थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, बिल्कुल थॉट्स आर रशिंग इन एंड आउट। तो ऐसे लोगों को उस समय पे कुछ है जो वो कर सकें और आराम की नींद सो सकें? जी, बिल्कुल। वो अपने यहाँ पे मैं दो चीज़ बताऊंगा। पहली प्रैक्टिस है योग निद्रा। योग निद्रा का अभ्यास जो है वो हमें बहुत अच्छी नींद में, गहरी नींद में ले जाता है। 20 मिनट्स की योग निद्रा हम कभी भी कर सकते हैं, रात में सोते समय भी कर सकते हैं। लेकिन उस योग निद्रा करने से पहले 20 मिनट की मेरी आवाज़ में 2 योग निद्रा यूट्यूब पे अवेलेबल है। हिंदी लैंग्वेज में है ये, तो कोई भी इसे कर सकता है। अ, मेरे अलावा भी कई सारे टीचर्स की आवाज़ में योग निद्रा है। योग निद्रा के अलावा, योग निद्रा से पहले हम वैगस ब्रीदिंग, जो मैंने हेडेक में डिस्क्राइब किया था, वो हम 5 बार कर लें, क्योंकि वैगस नर्व जब स्टिमुलेट होगा, पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, तो उससे नींद आने लग जाती है। तो 5 बार हम वैगस ब्रीदिंग कर लें, फिर हम 20 मिनट्स का योग निद्रा कर लें, या हम वैगस ब्रीदिंग के बाद 10 मिनट्स का अनापान सती, ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी कर सकते हैं। 10 मिनट के मेडिटेशन के बाद, अना पार्टिकुलरली अनापान सती मेडिटेशन के बाद
ऐसा मैंने मेरे अनुभव में आया है कि बहुत लोगों को बहुत अच्छी नींद आ जाती है। ओके, नाइस। और डॉक्टर साहब, अगर ट्रैफिक में फंस गए हैं, बुरी तरह से ट्रैफिक जाम है, तो उसमें ऐसा क्या हम कर सकते हैं? कोई ऐसा 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर कुछ ऐसा है एनर्जी हैक? मैं यहाँ पे कहूँगा कि मतलब क्विक सॉल्यूशन के बजाय एक हम उस मिनी टाइम में अपने बॉडी को बेस्ट क्या हम दे सकते हैं। जी। जब भी तक मैंने टीसीएम को ज़्यादा डिस्क्राइब किया, टीसीएम जो है ज़्यादा साइंटिफिक है और ज़्यादा पॉपुलर है। जी। एक मेथड है रिफ्लेक्सोलॉजी। ओके। उसमें हमारा पूरा पाम और हमारा पूरा फीट, हमारी पूरी बॉडी का कॉरस्पॉन्डेंस होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। हम्म। तो अगर हम अपने पूरे तलवे, पूरी हथेली का हम्म। अच्छे से अगर हम मसाज कर लेते हैं, और हर एरिया का हमें मसाज करना है, हर अच्छा, एरिया को पूरे छोड़ को। पूरे पाम का? हाँ, पूरे हम्म। पाम का अच्छे से। ओके। और 2-3 मिनट का समय लगेगा। हम एक हाथ में पकड़ेंगे, फिर एक हाथ से दूसरे पाम में कर लेंगे। या अगर कोई कोई अच्छा क्लोज फ्रेंड है, कोई अच्छा हमारे पास फैमिली मेम्बर है, तो दूसरों से भी थोड़ा करवा सकते हैं। हथेली को पूरा दबाने के बाद सभी उंगलियों को अच्छे से दबाना, अच्छा। और खासकर उंगलियों को, जड़ों को दबाना और टिप्स को दबाना। क्योंकि हमारी जो उंगलियों की जड़ें हैं, खासकर मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर की जड़ें, ये हमारे हम्म। थाई रीजन से जुड़ी होती हैं। ओके। जो भी हमारी थकान होती है, थकान होने का रीजन आप भी जानते होंगे कि वेनस ब्लड जो है वो वापस नहीं आता, वो हमारे काफ मसल्स में और लोअर लिम्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो अगर हम पिंडलियों का अगर हम मसाज करते हैं, जो कि टिप ऑफ द रिंग फिंगर और टिप ऑफ द मिडिल फिंगर से होता है, ओके। तो ये काफ मसल्स का मसाज है ऑलमोस्ट। तो ऑलराइट। वो वेनस ब्लड के को वापस जो है वो चेस्ट रीजन में, एब्डोमेन रीजन में आ जाएगा। और जो मिडिल रीजन है वो हमारा थाई रीजन हो जाएगा। हम्म। और हमारा ये लोअर फैलेंजेस का ये प्रॉक्सिमल रीजन। तो हम पूरे फिंगर का कर सकते हैं, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का हम पूरा अच्छे से कर लें, क्योंकि पैर में ही दर्द ज़्यादा होता है। या जब थकान वो होती है तो पैर वीनस में दर्द ज़्यादा पूलिंग होता जिसे कहते हैं, हाँ। है। Yes। ओके। तो ये हम हाथों में कर सकते हैं, और हम पैरों में भी कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए कंफर्टेबल है, जो अपने शूज खोल सकते हैं, इतना कंफर्टेबल स्पेस है ट्रैवल के समय या अपने ऑफिस में भी, तो अपने पैर की उंगलियों का भी, जैसे मैं यहाँ पर अपने 2 उंगलियों का कर रहा हूँ, रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर, छोटी उंगली के ओके। बाद वाला फिंगर। हाँ, हाँ, तो हाँ। पैर में भी ऐसे ही लिटिल टो के बाद का सेकंड लास्ट टो एंड मिडिल टो, थर्ड टो, हम इसका मसाज हम ज़्यादा करें, तो ये पैर के वेनस पुलिंग को जो है उसको बैलेंस करेगा, हील करेगा। तो काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। ऑलराइट। और और हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जब अगर हम घर आ गए हों, हाथ पैर धोने के बाद, जब हम बिस्तर पे थोड़ा आराम करने जा रहे हों, तो वज्रासन में हम बैठते हैं। तो वज्रासन में नॉर्मली जो मेन वज्रासन होता है, उसमें हम आराम से हम एंकल को फ्लेक्स करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, हाँ, हाँ, और हाँ। वज्रासन में बैठते हैं। तो हम्म। उस समय अगर हम अपने टोज को अगर हाइपर एक्सटेंड कर लें, अच्छा। और हम उस पे 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, हम्म। तो ये थोड़ा सा मीठा पेन, स्वीट पेन देता है, जी। लेकिन फिर 2 मिनट के स्वीट पेन के बाद ये काफ़ी रिलैक्सेशन देता है। ओके, तो ये ये बहुत बहुत यूज़फुल है। हाँ, हाँ। क्विक क्विक रिलैक्सेशन का ये या मेथड है, या बहुत पावरफुल। काफ़ी, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। और डॉक्टर साहब, जैसे कोई इंटरव्यू से पहले जो नर्वसनेस होती है, तो उसके लिए भी ऐसा कोई हैक है? बिल्कुल। वैगस ब्रीदिंग को हम यहाँ रिपीट करेंगे। 5 बार हम वैगस ब्रीदिंग कर लें। वैगस ब्रीदिंग के साथ साथ अफर्मेशन, आई एम रिलैक्स्ड, आई एम कॉन्फिडेंट। हम्म। और साथ में यहाँ पे ईएफटी हम कर सकते हैं। बिलो द आई पॉइंट, ST3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, इसको टाइप करते हुए, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई एम हम्म। रिलैक्स्ड, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, आई एम एक्सेलेंट, आई हैव गुड कॉन्फिडेंस, आई एम हम्म। गोइंग टू परफॉर्म वेल, मैं बहुत अच्छा करने वाला हम्म। हूँ। तो हम्म। ये इन पॉइंट है। ट्रेडिशनल EFT में लगभग 10 पॉइंट्स पे कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो इन पॉइंट्स हैं, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जब रिलैक्सेशन चाहिए तो हमें इन पॉइंट पे करना जो है ज़्यादा
फायदेमंद होगा। तो मैं बस 2 पॉइंट को ओके। यूज कर रहा हूँ। हाँ, जो जो यूजुअल वीडियोस होंगे ईएफटी के, उसमें और भी कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, लेकिन उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इन सभी चीज़ों पे, काफ़ी इन चीज़ों के लिए, इन बातों के लिए लोगों में काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि अब जैसे मुझे एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल याद आ रहा है, तो उसमें 3 पैरेलल ग्रुप्स थे, जिसमें एक में ट्रेंड एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स थे जो थेरेपी दे रहे थे फॉर बेसिकली फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज, और एक शैम ग्रुप था जो कि ट्रेंड नहीं थे, लेकिन वो दे वर फेकिंग एनर्जी मेडिसिन ट्रीटमेंट। और एक ग्रुप था जो कंट्रोल ग्रुप था, जिसमें कि जैसा कि हर कंट्रोल ग्रुप में होता है कि कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। तो वो ग्रुप जिसमें ट्रेंड एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स दे रहे थे ट्रीटमेंट, उस ग्रुप के लोगों को फायदा हुआ। जो शैम प्रैक्टिशनर्स थे, उस ग्रुप में किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला। और कंट्रोल ग्रुप तो इट वाज फॉर कंपैरिजन पर्पस। तो इससे ये तो पता चलता है कि जो ट्रेनिंग होती है एनर्जी मेडिसिन में, वो आपको जो लेजिट वो एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में जानकारी देती है। लेकिन क्या होता है कि इस तरह के जो फेक प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी वजह से एक जनरल परसेप्शन ये आ जाता है कि पता नहीं, इसका कोई प्रूफ तो है नहीं। तो ये मेरे ख्याल से एक चैलेंज है जो सभी एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स को फेस करना होता होगा। तो आप तो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस से उधर की तरफ ग्रेविटेट हुए हैं डॉक्टर साहब, तो आपने कैसे इस चीज को हैंडल किया था उस समय? देखिए, भारत की पॉपुलेशन ह्यूज है यहाँ पर। पेशेंट लोड, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। और मेरा सोशल अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए मैं काफ़ी काम करता रहा हूँ, अभी भी करता रहता हूँ। फ्रिक्वेंट बेसिस पे मैं डिफरेंट कैंप्स, डिफरेंट अवेयरनेस सेशन ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो जब मैं मासिव स्केल पे जब लोगों को एजुकेट अवेयर कर रहा हूँ, और उसमें मैं साइंस, जो भी अभी तक एनर्जी मेडिसिन पे उतने रोबोस्ट एविडेंस नहीं है जितने हमारे मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस के लिए हैं। अवेयरनेस बढ़ रही है तो रिसर्च बढ़ रहे हैं। तो जब मैं साइंटिफिक फैक्ट के साथ बुक्स के मेंशन करते हुए जब मैं बोलता हूँ, और जब पेशेंट को एजुकेट करते हैं अवेयरनेस कैंप में भी, और जब वो करते हैं और उन्हें फ़ायदा मिलता है, तो फिर उनका ट्रस्ट आता है। हाँ। एक एक आम आदमी को रिजल्ट से मतलब होता है ज़्यादा। ये कितना साइंटिफिक है, इसके पीछे कितना प्रमाण है, ये जनरली फोकस उनका कम होता है। उन्हें रिजल्ट से मतलब होती है। तो रिजल्ट्स तो इसमें आते ही हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कि जितना मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस इफेक्टिव है, उतना ही एनर्जी साइंस इफेक्टिव है। लेकिन समहाउ उतने रिसर्च, रोबस्ट रिसर्च नहीं हुए हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये एंशियंट मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं। The very fact that they have survived for thousands and thousands of years itself, this in itself is enough to prove कि कुछ ना कुछ तो सच्चाई है इनमें। और आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स हैं, एक्चुअली टाइम्स आर चेंजिंग। अभी आजकल का जो एटीट्यूड है इन चीज़ों की तरफ, जो इस तरह के एंशियंट ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनकी तरफ, ये हो गया है कि एनीथिंग दैट इज़ नाउ प्रूवन बाय साइंस थ्रू ट्रायल्स। तो जो हायरार्की ऑफ ट्रायल्स होते हैं, आप जानते हो उसको, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स एंड वो सारा, तो उसके थ्रू जो चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं उसको एडॉप्ट कर सकते हैं हम लोग। लाइफस्टाइल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स आर यस। डूइंग दिस ऑन अ डेली बेसिस। क्योंकि मेडिटेशन का भी शुरू में तो यही था कि इसका भी कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन नाउ वी नो मेडिटेशन बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रैक्टिसेस आर क्लिनिकली नॉट ओनली प्रूवन, ये तो इंश्योरेंस में भी कवर होती हैं। तो अभी आजकल शायद टाइम्स आर चेंजिंग, और जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है उसको अपने ट्रीटमेंट प्रैक्टिस में इंक्लूड करने में, तो अब तो कोई वो नहीं होना चाहिए, ऐतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को भी। डॉक्टर साहब, जाते जाते आप कोई एक टिप देना चाहते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात जो आपके दिल में आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स से? दुनिया में स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कॉमन हो रहा है। स्ट्रेस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जिसकी वजह से अलग अलग बीमारियां आ रही हैं। ज़्यादातर क्रोनिक बीमारियों में इन्फ्लामेशन एक मेडिएटर होता है, और स्ट्रेस उसका एक कारण होता है। तो डी स्ट्रेस करने के लिए वैगस ब्रीदिंग मैं रिकमेंड करूँगा कि वो हम दिन में 5 बार आराम से 2-2 मिनट के लिए कर लिया करें, है ना।
तो मैंने डिस्क्राइब किया था कि हमें नोज से इनहेल करना है और कैंडल को ब्लो करने के लिए एक्सेल करना है। ऐसा आंख बंद करके 5 बार करना है। जब हम इसको रेगुलर करते हैं तो फिर हम इसमें ऑटो सजेशन भी ऐड कर सकते हैं कि माई बॉडी इज रिलैक्सिंग। यस। इसको एक बार में करने में लगभग 2 मिनट का समय लगेगा और दिन में हम इसे 5 बार कर लिया करें, तो ये वन ऑफ द ईजीएस्ट टेक्निक है, मेथड है, जो हमें डी स्ट्रेस रख सकती है। फ्रॉम डे टू डे पर्सपेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट नॉट ओनली इम्प्रूव्स योर मूड, इससे हमारा गट हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। एक्चुअली वेगल ब्रीदिंग इज नोन टू अफेक्ट योर डाइजेशन ऑल्सो इन अ पॉजिटिव वे एंड इवन योर गट माइक्रोबायोटा कॉम्पोजिशन। तो ये सब चीज़ें कितनी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं डॉक्टर साहब, एंड यू आर इन द राइट स्पेस क्योंकि आपको मेडिकली हर चीज़ के बारे में नॉलेज है। सो आई थिंक यू आर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ energy medicine. Dr. Ranjan, it was really, really great to have this conversation with you. और थैंक यू सो मच हमारे लिए टाइम निकालने के लिए आपके बिजी लाइफ में से। आज भी मुझे मालूम है आप एक वर्कशॉप से ही आए हैं वापस, सो आई वोंट कीप यू फॉर वेरी लॉन्ग एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर रंजन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। यस। आपने अगर सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को तो आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने एक म्यूजिक एक्सपर्ट से भी बात किया था। तो इन फ्यूचर अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है विद अ स्लगिश डाइजेशन एंड परहैप्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट के लिए मेरा culinary मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन जानते हैं कैसा होगा? इट विल बी समथिंग लाइक दिस, वेयर आई विल incorporate म्यूजिक थेरेपी as well as energy medicine practice. So it will read like this. Listen to Rag Bageshwari for 2 to 3 minutes. Follow up with vagal breathing for 2 to 3 minutes. And then follow all of this by a meal which should contain bitter greens like kale and your mustard greens or radish greens. It should also contain whole grains, variety of vegetables and spices. And in spices, it must contain ginger. So all of this will take care of digestion. It will stimulate the digestive juices, the secretion thereof, and it will also enhance the incretin response, and thus it will address insulin resistance and the sluggish digestion problem. And now, in the end, a quick doctor's note. Well, energy medicine is to be treated as an adjunct to modern medicine. This is what is my recommendation for now, because there are very limited number of studies that have been conducted on this. We need to wait for more studies with a large group of participants before we could apply these to our routine medical practice. And therefore, these insights for now are intended to only complement and not replace your traditional medical treatment. Please consult your doctor, your physician, before you make any changes to your lifestyle based on what advice I shared with you in this session and also with the music therapist session. And now we have come to the end of this video. वेल मेरे सारे वीडियोस में मैं बहुत सारा हार्ड वर्क डालती हूँ और बहुत सारी रिसर्च करती हूँ ताकि आपके पास में क्रेडिबल साइंस बेस्ड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आ सके ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल एंड योर हेल्थ स्टेटस। इसलिए प्लीज एनकरेज कीजिए मेरे चैनल को बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स with maximum number of people. And with this, I want to take your leave. Till my next video, you take care of your health and keep smiling.